अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे है, 13 मई है और आज हमारी इंटर्नशिप का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। वो ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं साइकेट्रिक फील्ड में जो हम अक्सर यूज़ करते हैं अपने पेशेंट की इलनेस के मुतालिक, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेटिकली स्टार्ट होते हैं और ये आपकी DSM-5 में भी मौजूद है। ये सारी टेक्निकल टर्म्स आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अफेक्ट क्या चीज़ होती है? अफेक्ट हम तब हम उसके बारे में बात करते हैं कि पेशेंट का अफेक्ट क्या है, जब उसका एक पैटर्न होता है जो हमें नजर आ रहा होता है उसके बिहेवियर के बारे में, उसके एक्सप्रेशंस होते हैं जो मुश्किल उसके अंदर नजर आ रहे होते हैं और वो उसके मूड से मैच करते हैं, नहीं करते, या फिर फ्लक्चुएट करते हैं। एक ऐसा पैटर्न जो मुस्तकिल रहता है या आगे पीछे हो जाता है, या उसमें इंटेंसिटी ज्यादा आती है, थोड़ा होता है, एक्सप्रेशंस उसके खुशी के हैं, उसे मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ और उसके अपने बिहेवियर के साथ। ठीक है, इसकी 3-4 किस्में हैं। ब्लंटेड अफेक्ट है, यानी कि बिल्कुल सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ मोशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि उसको इमोशंस महसूस ही नहीं होते और वो उसको एक्सप्रेस नहीं करता। और फ्लैट इमोशंस कहते हैं कि तकरीबन एब्सेंट है। ठीक है, ब्लंटेड वो होता है कि जिसमें इंटेंसिटी उसकी कम हो गई है। मिसाल के तौर पे बहुत ही ज्यादा दुख का लम्हा है लेकिन उसको बहुत कम दुख हो रहा है, बहुत शदीद सदमे में है, वो सदमे का वक्त है लेकिन उसको सदमा नहीं हुआ और वो बहुत थोड़े से सदमे में लग रहा है, जैसे अप्रोक्सीमेटली है या नहीं है। लेकिन फ्लैट इफेक्ट ये है कि जैसे कोई एक बेजान चीज है जिसको पता ही नहीं चल रहा कि एक्सप्रेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, ये भी होता है ना कि समटाइम किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, इंटरनली आप फील कर रहे हो तो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो भी ब्लंट इफेक्ट है। बिल्कुल ऐसा होता है। उसका मतलब कि वो ब्लंटेड अफेक्ट दे रहा है, लेकिन ये अफेक्ट तब बनता है जब आप मुश्किल ऐसे हो जाओ, यानी कि आपका एक जो बिहेवियर का पैटर्न है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है कि वो हर दफा ही ऐसे करता है। ठीक है, मतलब अगर सिर्फ फौतगी पे हुआ है या किसी के वफात पे हुआ है और पहले वो ऐसा नहीं था, तो हो सकता है वो सदमे में है इस वक्त और उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने कैसे एक्सप्रेस करना है। उसने अभी उस चीज को डिनाइल फेज में है, वो उससे डिनाइल हो सकता है कुछ ऐसा बात ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो शुरू से ऐसा है और वो हर चीज को एक ही तरह से ले रहा है, मतलब कि ना इमोशन नीचे ना इमोशन ऊपर, तो फिर उसको कहेंगे। इसी तरह इनअप्रोप्रिएट, यानी कि एनवायरनमेंट कुछ और है, आइडियाज उसके कुछ और हैं, एक्सप्रेशंस कुछ और हैं, और इसी तरह उसकी जो स्पीच का कंटेंट है, बात वो कुछ और कर रहा है लेकिन एक्सप्रेशन कुछ और दे रहा है, मैच नहीं कर रहे। खुशी के लम्हात को गम बता रहा है, गम के लम्हात को खुशी बता रहा है, मिक्स हो रहे हैं इम्प्रॉपर। लेबाइल कहते हैं एबनॉर्मल वेलेबिलिटी को, जो अफेक्ट में रिपीटेडली, रैपिडली, अब्रप्टली शिफ्ट होता है। अफेक्टिव एक्सप्रेशंस। लेबाइल वो जो एबनॉर्मल वेरिएबिलिटी आ रही है, यानी कि ऐसी वेरिएबिलिटी आ रही है जो एबनॉर्मल तरीके से अप एंड डाउन हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही कि रैपिड तरीके से, रिपीटेड तरीके से शिफ्ट्स हो रही हैं, उसकी फ्लक्चुएशन आ रही है उसके एक्सप्रेशंस में। तो वो ये सारी चीजें ज्यादातर साइकोटिक फीचर्स में भी होती हैं और इंटेंस डिप्रेशन में भी होती हैं या ट्रॉमा में भी होती हैं। ठीक है, बात का ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बाद पेशेंट के अंदर ऐसी हालत हो जाती है कि वो कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। ठीक है, लेकिन मतलब कि खुशी के लम्हात आ रहे हैं तो रो रहा है, रोने के लम्हात आ रहे हैं समझ नहीं आ रही, रैपिडली चेंजेस आ रही हैं, शिफ्ट्स आ रही हैं उसमें। रिस्ट्रिक्टेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, माइल्ड रिडक्शन इन द रेंज एंड इंटेंसिटी ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि उसमें वो रिस्ट्रिक्टेड कर लेता है कि मुझे बस इतनी ही खुशी महसूस करनी है, बस मुझे इतना ही अपने आप को परेशानी में लेके जाना है। नेचुरल चीजों को वो क्या कहते हैं, रोकता है, खुद से उसको रिड्यूस कर लेता है।
ये बहुत सी जगहों पे लोग अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं इस अफेक्ट को। अफेक्ट हर सूरत हाल में बुरा नहीं होता, ठीक, नॉर्मल अफेक्ट भी होता है कि उसका नॉर्मल अफेक्ट है कि वो अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है एनवायरनमेंट के। मिसाल के तौर पे मैं बहुत खुश थी, मैं अपनी मिसाल ले लो, मैं अपनी शादी से उठ के गई हूँ और गई मैं फौतगी पे हूँ, तो वहां मैंने अपने आप को चेंज किया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, 1 हफ्ता भी हुआ था, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ था। मेरे पेशेंट्स मुझे बार बार कहते थे हमारा सेशन लें मैडम, बार मतलब मैसेज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं। तो मैंने फैसला किया कि मेरे बाप तो चला गया, मुझे दुख तो सारी उम्र नहीं जाना अब, ठीक है। मैं अपने पेशेंट्स को देखूं, उनको ईज करूं, उनका सेशन लूं। तो जब मैं उनका सेशन लेने बैठती थी तो मुझे पता, मैं अपने आप को जरा सा भी शो नहीं करती थी कि जिससे मेरे साथ कुछ हुआ है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, रिस्ट्रिक्टेड दिया, ठीक है, रिडक्शन की उस रेंज में, उस इमोशनल रेंज में। लेकिन फिर जब मैं घर बैठती थी, घर जाती थी, अपने नॉर्मल रूटीन के काम, खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, फिर वही अजीब सी जो है ना, वो बस ये है कि बस मेरा बाप कहाँ गया, मैं ये वो, तो वो सारी चीजें। तो ये अफेक्ट जो होता है ये अच्छा भी होता है, ये चीजें भी है। अफेक्टिव ब्लंटिंग वही अफेक्टिव की ही एक टाइप है। एजिटेशन, साइकोमोटर एजुकेशन कहते हैं इसको, ठीक है, ये हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। बेचैनी है जो हाथों पैरों में, जिस्म में होती है। एग्नोजिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, चीजें सारी मिक्स हो रही हैं, आवाजें, लोग, शेप, स्मेल एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और उसकी पहचान करने में मुश्किल हो रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी मेमोरी लॉस हुई है, लेकिन वो स्ट्रेस में है या इलनेस के अफेक्ट की वजह से उसकी इम्पेयरमेंट हो रही है कि स्पेसिफिक सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मेमोरी लॉस, एक स्पेसिफिक सेंस उसकी खराब हो गई है कि उसे समझ नहीं आ रही कि ये चीज जानदार है, ये चीज बेजान है। मिसाल के तौर पे ये जो है ना, ये मेरी बीवी है, ये मेरा घर बार है, चीजें उसको बीच में इतना मेमोरी लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन वो स्ट्रेस में एग्नोजिया की फीलिंग आ गई है। ये ज्यादातर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD में भी होता है। और ये आपका जो शॉर्ट टर्म का साइकोटिक डिसऑर्डर होता है ब्रीफ, उसमें भी ये हो नजर आता है। कई और चीजों में भी ये नजर आता है जो इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एलोगिया, ऐसी इम्प्रूवमेंट एंड ऐसी इम्प्रूवमेंट इज थिंकिंग दैट इज affirmed फॉर ऑब्जर्विंग स्पीच एंड लैंग्वेज बिहेवियर। हाँ, there may be brief and concrete replies to the questions and restrictions in the amount of spontaneous speech, termed poverty of speech. अलोगिया भी इसको ही कहते हैं कि आपकी बातचीत में बिल्कुल तकरीबन पोवर्टी आ जाए, गुर्बत आ जाए, यानी कि आपसे बात होती नहीं है। जस्ट वन वर्ड आंसर, या इस तरह से बिल्कुल वन वर्ड आंसर दे दिया, कभी बात का जवाब नहीं दिया, कम की बात। और ये वाली जो हमारी सिम्टम्स हैं, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया में एक तो आती है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो और स्किज़ोफ्रेनिया में भी नेगेटिव सिम्टम्स के साथ जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसमें आती है। और इसी तरह डिप्रेशन में पोवर्टी स्पीच बहुत होती है, और भी कुछ जगहों में होती है, लेकिन हम इतनी डिटेल से इस टाइम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी उसने बताया कि एलोगिया 2 चीजों का कंपोनेंट है ना, एक पोवर्टी ऑफ स्पीच और एक पोवर्टी ऑफ कंटेंट। यानी कि बात अगर वो कर भी रहा है तो उसमें मवाद ही नहीं है इतना आपको जो मिले, एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो एक ही बात को रिपीट कर रहा है। मेरा एक पेशेंट था जो कि मैंने इंटर्नशिप में देखा था, तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था। तो मुझे पेशेंट मिला और जी मेरी जिम्मेदारी, अब उसकी हिस्ट्री भी लेनी है और उसका इलाज भी करना और सारा कुछ। तो जब मैंने ना उसका करना शुरू किया सेशन, तो मैं, अब उसके घर वाले नहीं थे, वो एडमिट था, घर वाले नहीं थे उसके, तो इन्फॉर्मेंट भी वही था। मैं हिस्ट्री लेने के लिए उसके पास चली गई, तो मैं हिस्ट्री लेने लगी। मैंने उससे पूछा, आप ठीक है? ठीक हूँ। आपकी तालीम क्या? मैं ठीक हूँ। आप क्या करते थे? मैं ठीक हूँ। कोई मसला है तो आप बताएं? मैं ठीक हूँ। यानी कि मैंने अगर 20 सवाल किए ना, उसने हर सवाल का यही जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। और वो फॉर्म शायद अभी भी मेरे पास कहीं पड़ा हो, उस फॉर्म में मैंने हर ब्लैंक में लिखा हुआ है ठीक हूँ। और मैंने आके
तो अपनी टीचर से कहा, मैंने कहा मैडम पेशेंट तो ठीक है, वो कह रहा है ठीक हूँ। उससे तो कोई मसला है ही नहीं। वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैडम ने मुझे कहा तो तुमने सोचा नहीं कि वो हर जगह ठीक है, हाँ, तुमने तो सारी चीजें नोट ही नहीं की। उसका बिहेवियर तुमने नोट किया, तुमने उसकी हाइजीन देखी, तुमने उसकी बात करने का कंटेंट देखा, वो तो हर बात पे कह रहा है। फिर मैडम ने मुझे ये जो सिम्टम्स दिए तो मैंने इसको पढ़ा, तो फिर मैंने कहा हो ये तो एलोगिया है, पॉवर्टी ऑफ स्पीच और पॉवर्टी ऑफ कंटेंट। तो इससे मुझे ये याद आ गया कि मैंने वो सारे फॉर्म में लिख दिया ठीक है ठीक है ठीक है। अब उसको 10 दफा भी मैं उससे मिलने जाती थी तो मैं उससे 10 सवाल करती थी, वो 10 सवालों में कहता था ठीक हूँ, हाँ जी ठीक हूँ। इसको भी वो मोल्ड करके नहीं कहता था, कंटेंट उसका इतना वीक था, पॉवर्टी था कि इस बात को भी वो जो है ना वो नहीं कहता था कि नहीं नहीं मैडम कोई मसला नहीं है, मैं ठीक हूँ। एक बात है, अगर वो ठीक था तो अब वो बात को किसी और अंदाज से भी तो कर सकता था ना। जैसे बच्चों के पास इतना कंटेंट होता है, वर्ड्स नहीं होते लेकिन वो बॉडी से एक्सप्रेस कर देते हैं। मतलब कहने का है कि अगर मैं एक सब पूछ रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ, तो वो ये भी तो कह सकता है मैडम क्या हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं एक्चुअली यहाँ आया था या ये बात थी, एक्सप्लेन करता ना। लेकिन उसे मुस्तकिल आखिरी दम तक उसने, मतलब मैंने सारी हिस्ट्री ले ली और उसने हर जगह का ठीक हूँ ठीक हूँ। मैंने कहा इसका जवाब भी इसने ठीक दिया, इस जवाब भी ठीक है तो ठीक है। अच्छा आगे जाता है एमनीजिया। एमनीजिया रिकॉल इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि खास किसकी क्या उम्र थी, किसका कौन सा सन था, रहता कहाँ था, वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ऑटो बायोग्राफिकल, यानी कि ऐसी चीजें जिनसे किसी की घर, नाम, चीज, पता, पर्सन पे डिपेंड करता है और कंसिस्टेंट तरीके से विद ऑर्डिनरी फॉरगेटिंग। तो कभी ये ना इनकंसिस्टेंट विद, और इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि कभी कभी याद आ भी जाता है चांस के साथ, ठीक है, और हर दफा नहीं आता याद, लेकिन बाज का भूल भी जाता है। ठीक, किधर गया? उसके बाद है एनहीडोनिया। एनहीडोनिया लैक ऑफ एंजॉयमेंट फ्रॉम एंगेजमेंट इन और एनर्जी फॉर द लाइफ एक्सप्रेशंस। सिंपल ये है कि आपके जज्बात, आपके खुशी के जो जज्बात है ना, आपके खुश होने के, एंटरटेनमेंट को महसूस करने के, इंजॉय करने के, वो खत्म हो जाते हैं। नहीं, बंदा कहता है मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं शादियों में जाऊं, मेरा मजा खत्म हो जाता है, आपको इंजॉय करने को दिल नहीं चाहता। एक तो मजा खत्म हो जाता है ना, एक ये है कि वो सामने मजा हो रहा है, आपके सामने लोग डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपको मुंह पे स्माइल तक ना आए, इतना आपका यानी बैकवर्ड आपकी इमोशंस चले जाएं कि आपको महसूस ही ना हो। एक तो ये ना कि आपका दिल नहीं कर रहा खुश होने को, लेकिन अंदर खुशी आ रही है, लेकिन बंदा कहता नहीं खुश नहीं हूं, मेरा दिल नहीं चाह रहा खुश होने। एक खुशी आ ही नहीं रही, एनहीडोनिया, ठीक है। और इसमें ये एक्सप्लेनेशन जो इसने दी हुई ना, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, वो बड़ी अच्छी है, टर्मिनोलॉजी है। डेफिसिट इन द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड टेक इंटरेस्ट इन द थिंग्स। इसमें मुकम्मल डेफिसिट आ जाता है। एनहीडोनिया इज अ फेसेट ऑफ द ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट डोमेन डिटैचमेंट। अच्छा, ठीक है, हम उससे बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल अलग महसूस करने लग पड़ते हैं, इमोशन से अपने आप को बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं उनसे कि हमें क्या पता कि ये कौन सा इमोशन है, हम नहीं जानते कौन है। ठीक, तो उसके बाद अच्छा ये भी हमारा स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये बहुत ज्यादा आता है, लेकिन डिप्रेशन में ये होता है, लेकिन एनहीडोनिया नहीं इतना होता, उसमें लैक ऑफ प्लेयर आ जाता है, लेकिन उसमें अंदर कहीं जो है ना वो निकाला जा सकता है। एनहीडोनिया स्किज़ोफ्रेनिया में और साइकोटिक फीचर्स में वहां आता है जब पेशेंट को पता ही नहीं है कि खुशी कहते किसको है। डिप्रेशन वाले को पता होता है कि खुशी कहते किसको है, लेकिन उसको ढूंढनी नहीं आती खुशी, उसको निकालनी नहीं आती। तो इन बातों को डिस्कशन से आप लोगों को अंदाजा होगा कि हमने सिम्टम्स पे कैसे काम करना है। जब डिप्रेशन का मरीज कहेगा कि मुझे अब खुशी महसूस नहीं होती, लेकिन सोचता हूं कि मैं भी खुशी महसूस करूं, तो आपने
उसके सिम्टम्स में और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के सिम्टम्स में डिफरेंस करना सीखना है। एनोसोग्नोसिया, a condition in which a person with an illness seems unaware of the existence of his or her illness। ऐसी सिचुएशन जिसमें पेशेंट जो है वो अपने ही अलामात के बारे में बिल्कुल अनअवेयर होगा, उसे पता ही नहीं है कि मुझे ये मसला है। ठीक है, एक लफ्ज है ना एग्नोजिया, ठीक है, एक लफ्ज है एनोसोग्नोसिया। उसको ये नहीं पता कि मैं भूल जाता हूँ। अब कुछ अलामात आगे पीछे आएंगे यहाँ पे ऐसी जो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, तो हमने कुछ अलामात अपनी डायग्नोसिस में लिखनी होती हैं। हमने उसकी सब सिम्टम्स जो हैं, सब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसको हमने नोट डाउन नहीं करना होता। जैसे एमनीजिया का जो पेशेंट होगा उसको एनोसोग्नोसिया भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पे उसको पता ही नहीं है कि मुझे चीजें भूलती हैं, लेकिन कुछ बंदों को कुछ पेशेंट को पता होगा कि मुझे एमनीजिया हो गया है, मुझे चीजें भूलती हैं। ठीक है, तो आपने वहां नोट करना है, जहां पे मौजूद हो, जहां पे ना हो वहां पे हमने एनोसोग्नोसिया नहीं लिखना। ठीक है। एंटागोनिज्म क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जो किसी इंसान को किसी एट ऑड्स विद अदर पीपल, such as an exaggerated sense of self-importance with an concomitant expectation of special treatment। यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को गैर जरूरी तौर पे अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस देता है, यानी एग्जैजरेटेड इंपॉर्टेंस देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ये किया, मैं तुम्हें पता है कौन हूं, मेरे अंदर वो जो क्वालिटीज है वो किसी और में नहीं है। ठीक है, मेरे अंदर जो चीज है वो तुम्हें तो ये हरगिज मेरे साथ, तुमने इस तरह से मेरे साथ डील किया, मैं तो सोच भी नहीं सकता। यानी कि अपने आप को एग्जैजरेटेड तरीके से जो है ना वो सेल्फ इंपॉर्टेंस देना और महसूस भी करना कि मेरे हाँ, नार्सिसिज्म में भी होता है ये। मतलब मेरे सामने से ऐसे गुजर गया, उसने मुझे ऐसे किया, वो जी मुझे तो उसने देखा नहीं। अच्छा, वैसे ना मैं एक मजे की बात है, आउट ऑफ सिलेबस है ये बात के हमारे माशरे में भी और हिंदुओं के माशरे में भी ना एक फर्द होता है जिसको ना एंटागोनिज्म होता है। पता कौन से होते हैं? दमाद। ज्यादातर, हार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे भी होते हैं। टिपिकल फैमिलीज में एंटागोनिज्म जो होते हैं ना वो होते हैं दमाद। वो कहते हैं ले जी मैनू तो पूछा भी नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं, यार देती अहमियत। वो खुद को समझते हैं कि मैं इस फैमिली का दामाद हूँ, इसलिए मैं सबसे स्पेशल हूँ। तो मेरी अगर जरा सी भी इन्होंने किया ना तो मैंने तो इनकी बेटी रखी हुई है, मैंने तो इनके जो है ना हाथ का छाला हूँ। तो ये वो फीलिंग है। अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसने लिखा है एंटागोनिज्म इज वन ऑफ द 5 ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट डोमेन डिफाइंड इन द सेक्शन 3। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ही ज्यादा आता है और आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही बन जाता है ना अगर किसी के अंदर ये बात आ रही है कि जी मुझे क्यों नहीं पूछा, मैं तो इंतहाई मुकद्दम था, मेरी तो फर्स्ट प्लेसमेंट थी, इन्होंने मुझे क्यों नहीं पूछा। और साथ में जो एक्सप्लेनेशन दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली। वो इसने देखो कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि एज वेल एज कैलस एंटीपैथी टुवर्ड्स अदर्स, और दूसरों के लिए उनके पास एम्पैथी नहीं है। साथ में ये जरूरी है, हमदर्दी नहीं है किसी और के लिए साथ। एनकम्पेंस ये नहीं कि मुझे हम ये दो साथ, यार इनको भी पूछो, यार इसको भी पूछो, नहीं, सिर्फ मुझे पूछो। ठीक है। एनकम्पेंसिंग बोथ अनअवेयर ऑफ द अदर्स, उनको पता ही नहीं है किसी दूसरे की नीड्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, या किसी की रेडीनेस टू यूज अदर्स इन द सर्विस ऑफ सेल्फ इनहांसमेंट। खुद गर्जी कहे जा सकता है इसको। ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट एंड डिसकंटिन्यूअस सिंड्रोम, a set of symptoms that can occur after abrupt cessation or marked reduction in dose or antidepressant medication that had been taken continuously for last 1 month। ये वाला सिम्टम सिंड्रोम है जो एकदम से अपीयर होता है और एकदम से डोज, जैसे जो कुछ लोग होते हैं वो ना उनको आदत होती है कि वो साइकेट्रिक मेडिसिन को खाते हैं जब उनको लगता है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
या उनको वो एकदम से छोड़ देते हैं, एकदम छोड़ देते हैं। हाँ, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो एकदम छोड़ते हैं तो उनके मूड में बिल्कुल जो है ना वो डाउन फीलिंग आ जाती है या फिर एकदम अप फीलिंग आ जाती है, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिट हो जाता है। तो वो फिर जो है ना वो ये वाला सिंड्रोम एंजाइटी आप लोगों को पता है कि ऐसी फीलिंग ऑफ वरी, डिस्ट्रेस या सोमैटिक सिम्टम्स ऑफ टेंशन, ठीक है, ये आप टेंस फील करते हैं। और फोकस ऑफ एंटिसिपेटेड डेंजर में बी एक्सटर्नल और इंटरनल, एक ऐसा फियर के मुताबिक ऐसा एक खतरा जो हर वक्त दिमाग के अंदर मंडलाता रहता है कि बस जी कुछ होने लगा है, या तो वो इंटरनल हो सकता है या वो एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है। अगला सिम्टम्स आप बताओ। आगे एंशियसनेस। एंशियसनेस किसको कहते हैं? एंशियसनेस नर्वसनेस होती है, मतलब फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस और टेंशनेस in reaction to diverse situations, frequent worry about the negative effects of past unpleasant experiences and future negative possibilities, feeling fearful and इसका मतलब बताओ। मतलब इसमें ये होता है कि वो फ्यूचर की उसको भी टेंशन होती है और पास्ट की भी उसको परेशानी होती है, मतलब फ्यूचर की फोबियाज उसको होते हैं और पास्ट की वरीज होती हैं, ये दोनों चीजें जो है इसमें दोनों होती हैं। मतलब ऐसी घबराहट और बेचैनी कि ना वो पास्ट में रहे, ना प्रेजेंट में रहे, ना वो खुशी में रहे, ना वो गमी में रहे, वो बेचैन है, वो इधर है तो वो उधर है, उधर है तो वो इधर है, प्रेजेंट में नहीं रहा, प्रेजेंट में नहीं है वो, अगर वो प्रेजेंट में है तो पास्ट में है, पास्ट में है तो प्रेजेंट में है, यानी कि वो कहीं मौजूद नहीं है, बस वो हर वक्त बेचैन है, ठीक है। और उसके बाद है अराउजल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ बीइंग अवेक और रिएक्टिव टू द स्टिमुलाई, ऐसा अराउजल जो कि हर वक्त ना रिएक्शन करने के लिए तैयार रहता है। ये ना ये वाला सिम्टम्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज हम इसको लिखते तो नहीं है कहीं पे, लेकिन अराउजल जो है ना कि हर वक्त हम किसी को रिएक्शन, किसी को, किसी चीज को, किसी इवेंट को, किसी भी स्टिमुलस को रिप्लाई करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ठीक है। इसकी ज्यादती एंग्जाइटी की तरफ ले जाती है, हाइपर एक्टिव की तरफ ले जाती है, इसकी जो कमी है वो डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। समझ आई? तो अराउजल अगर टाइम पे करना जरूरी है। जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो अराउजल कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते, अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये असल अराउजल ही असल चीज है। स्टिमुलस को कब आपने रिप्लाई करना है। कुछ लोगों के अंदर कंट्रोल इतना ज्यादा होता है कि उनकी तरफ से स्टिमुलस कितना मर्जी हाई हो वो अराउजल नहीं करते, वो कहते हैं करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर इतना ही पावर नहीं होती कि जब अराउजल अब इसको स्टिमुलस को रिप्लाई करना जरूरी है वरना ये हाथ से निकल जाएगा, तो वो अराउजल नहीं करते, तो वो निकल जाता है और फिर वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस वो नहीं होता उसको रिप्लाई करने का, रिएक्ट करने का, टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो उससे ये क्या होता है कि वो फिर हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि मुझे टाइम पे जवाब नहीं देना आता, मैं टाइम पे बोल नहीं पाती, ठीक है, मैं टाइम पे जो है ना वो एक्शन नहीं ले पाती। तो उस अराउजल उनको नहीं समझ आता कि अराउजल किस टाइम पे, और ये सारा एक बचपन से इसकी एक हिस्ट्री होती है पूरी जिसकी वजह से उनका ये मसले बने होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि ये मसले सारे ठीक हो सकते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग से, अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें तो। एज सोशबिलिटी, ए सोशबिलिटी तो बहुत आसान सा एक सिम्टम है कि आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए आप पहले ही इनिशिएट करें ही ना, मतलब कि आप हर दफा ये तवक्को करें कि दूसरा शुरू करे, ठीक है। ए सोशलिटी, बिल्कुल इनिशिएट करने में बिल्कुल थोड़े हो जाना, ठीक है। तो मैं आपको स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की कहानी सुना रही थी, उसमें मुझे यह समझ आ गई थी कि इसको ए सोशबिलिटी है। मैंने कहा कि ये जब मैं सवाल करती हूँ ये जवाब देता है, खुद ये कुछ कहता ही नहीं है, खुद ये कोई बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। और स्टेयरिंग थी उसकी, वो मैंने 2-4 चीजें नोट की थी मैंने, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेशेंट था और मैं उस पढ़ाई की उम्र में थी, तो उसकी स्टेयरिंग थी सीधी बिल्कुल, मतलब फ्लैट इफेक्ट था। इफेक्ट नोट कर लिया, फ्लैट इफेक्ट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, फ्लैट इफेक्ट भी है, ठीक है, सोशलिटी भी है, बाकी 1-2 चीजें और नोट कर ली मैंने, तो लेकिन तो वो कह रहा मैं ठीक हूँ, तो वो खुद ही कह रहा मैं ठीक हूँ।
हम ये समझते थे कि पेशेंट जब खुद तंग होता है, पेशेंट कहता है मैं नहीं ठीक, तो वही बीमार होता है। हालांकि नफ्सियाती अमराज में पेशेंट कह रहा हो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने उसको देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। बॉडी लैंग्वेज मैच कर। हाँ। उसके बाद है अटेंशन। अच्छा, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारा बहुत सारा टाइम लगेगा अपने इस को करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात अच्छी भी है, अगर हम इसको पढ़ लेंगे ना 5-7 सफ़ों को, चाहे हम 3-4 सेक्शन में पढ़ लें, तो उससे ये होगा कि जब हम अपने DSM-5 खोलेंगे ना तो हम ना ऐसे करेंगे जैसे हमारे जुमले तैयार है और हमने रीडिंग करनी है। टर्म्स का हमें पता होगा और आप मुझे खुद बताओगी कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज आती है, तो कोई मसला नहीं, इसको आराम से करते हैं। अटेंशन जाहिर है तवज्जो लेने का, ऐसी एबिलिटी जो कि आपको सस्टेन करती है मैनर्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई और एक्टिविटी। एक ऐसी डिस्टर्बेंस अटेंशन में मे बी मैनिफेस्ट बाय इजी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। तवज्जो लेना या तवज्जो देना, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी और डिफिकल्टी इन फिनिशिंग टास्क इन द कंसंट्रेशन ऑफ द वर्क। अटेंशन 2-3 चीजों की है, इसका सारे का मतलब मैं आपको जो मैं बताऊंगी वो ये है कि किसी एक स्टिमुलस को रिप्लाई करना या किसी से किसी स्टिमुलस का रिप्लाई लेना, जिससे मैं आपसे अटेंशन लूं, आप मेरे से अटेंशन लो। सेकेंडली ये कि अटेंशन ना दे पाना, लैक ऑफ अटेंशन बच्चों में होती है, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डेफिसिट होती है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर बच्चों के जो अमराज है ना, नफसियाती अमराज, उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना थोड़ा बहुत जरा एक महारत का काम है, क्योंकि एक को हाइपर एक्टिविटी है, एक को अटेंशन डेफिसिट है, एक को लो स्लो लर्नर है, एक को ऑटिज्म है या नहीं है, एक को मेंटल रिटार्डेशन है, एक को एपिलेप्सी है। तो वो चीजों को डिफरेंट, उसमें अटेंशन जो है ना मेन चीज है। बच्चों में अटेंशन बहुत खराब होती है या फिर वो बहुत तेज होती है। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब ये है कि यहाँ पे अटेंशन डेफिसिट अगर कहा जाए तो ये है कि यानी कि जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाना या फिर कोई एक टास्क को फिनिश करने के लिए डिफिकल्टी महसूस होना, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास ये जो सुबह वाला है ना, ये इसके अंदर अटेंशन डेफिसिट अब इतना ज्यादा नहीं है। शुरू में अटेंशन का बहुत मसला था, यानी कि फोकस्ड करना, एक वर्ड को लिखने की तरफ आना ऐसे था जैसे कोई एक बहुत बड़ा मसला है कि नहीं आ रहा। लेकिन अब माशाल्लाह पूरा जुमला, बल्कि वो मुझे खुद कहता है इसको लिखें, करें, इसको आगे करें। अब ये है कि अटेंशन बेहतर हो भी हुई है, लेकिन डिस्ट्रैक्टिबिलिटी साथ ही हो जाएगी कि अगर नॉक हो जाएगा, कोई अंदर आ जाएगा, तो वो साथ ही वो उसको देखेगा, बात भूल जाएगा। तो मैं कहूंगी लिखें, तो फिर हाँ लिखें। तो इसको कहते हैं अटेंशन बेसिकली। अटेंशन सीकिंग, अब वो जो मैंने अभी आपको बता दिया। अच्छा, अब उसमें उसने बड़ी मजे से कहा है कि जो बिहेवियर हमने डिजाइन किया होता है टू अट्रैक्ट नोटिस, टू मेक वन सेल्फ द फोकस ऑफ अदर, अटेंशन एंड एडमायरेशन। कोई हमें तवज्जो दे, कोई हमारी तारीफ करे, ये वाली क्वालिटी जो है ना, ये लड़कियों के अंदर बहुत होती है। वो इतना मेकअप करके आएंगी कि कोई देख तो ले भाई, ना देखे तो फिर मजा नहीं आएगा। रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो अटेंशन लेने के लिए खवातीन छोटे छोटे कपड़े भी पहनना शुरू कर देती हैं, बाल भी खोलती हैं, मेकअप भी करती हैं। उनका दिल करता है कि लड़के जो हैं वो हमारे हाथों को भी देखें, हमारे पैरों को भी देखें, खास तौर पे कोई अच्छी सी लिपस्टिक लगी हो ताकि हमारे होंठ भी नजर आए ना, हर चीज प्रोमिनेंट नजर आए। तो फिटिंग वाले कपड़े और फिर जी बालों के स्टाइल और चमक धमक, ये शादियों पे अटेंशन सीकिंग ही हो रही होती है, और क्या हो रही होती है। तो अगर औरत को अटेंशन ना मिले तो मजा ही नहीं आता ना, फिर वो शादी ही क्या जिसमें अटेंशन ना मिले, ठीक है। कोई नहीं कहा तुम इतने अच्छे लग रही हो, तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, तो एडमायरेशन चाहिए होती है, ठीक। अटेंशन सीकिंग, हाँ, अटेंशन सीकिंग में एक तो एडमायरेशन आ जाती है, दूसरा ये आ जाता है कि आप कोई ऐसी हरकतें करो कि कोई दूसरा आपको नोटिस करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे बिल बोर्ड पे ऐसी तस्वीर लगाओ कि हर कोई कहे, जैसे पिछले दिनों यहाँ पे एक बिल बोर्ड लगा था, उस पे पता नहीं क्या लिखा था, हाँ, गर्मी में इतना टेम्परेचर, शायद आपने वो बिल बोर्ड देखा हो। गर्मी में बर्फ, गर्मी में -10 डिग्री हो जाएगा लाहौर में। सारे बहुत क्यूरियस थे क्या कि ये क्या है, ये अटेंशन सीकिंग है, मार्केटिंग का एक हिस्सा है। ये तो जरूरी बात है। लड़कियों को एड्स में क्यों लेते हैं?
अटेंशन सीकिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि लड़कियां होंगी तो कोई देखेगा ना, तवज्जो देगा, भाई कितनी प्यारी लड़की इसने ऐड में डाली है, पेप्सी कोला पी रही है, तो उसके अंदाज कोई देख के तो मर्द तो सबसे पहले लट्टू हो जाएंगे ना, ठीक है। और जो दूसरी लड़कियां होंगी वो उसको कॉपी करेंगी, वो कहेंगी अच्छा अच्छी लग रही थी। वो बोर्ड बड़ा सारा लगा हुआ था गर्मियों में -10, तो वो सारों ने क्यूरियोसिटी किया, तो फिर पता चला अच्छा जी ये वंडरलैंड कोई विंटरलैंड खोलने लगा है, तभी तो वो भी अटेंशन पहले ली उन्होंने सारी, फिर उन्होंने ब्रेकआउट किया कि अब क्या होगा, ठीक है। ये फेसबुक पे, इंस्टा पे सबसे पहले अटेंशन सीख करनी पड़ती है। ज्यादातर जो अकाउंट्स होते हैं उसपे जो लड़कियों के अकाउंट्स होते हैं वो ज्यादा मशहूर होते हैं, उनको अटेंशन मिलती है, तो लिहाजा आपको पता चल गया कि अटेंशन सीकिंग किसको कहते हैं। और अटेंशन सीकिंग इज अ फेसेट ऑफ द ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट डोमेन एंटागोनिज्म, ठीक है। अटेंशन सीकिंग, अब दामाद की आप बात सुन ले, वो भी एक लड़की से कम नहीं है, वो जानबूझ के ऐसी जगह पे बैठेगा जहां गर्मी होगी, तो सारे कहेंगे क्यों तुम गर्मी में बैठे हुए हो, अंदर आओ, इधर बैठो, एसी लगवाओ तो क्यों तुम गर्मी में बैठे हुए हो, वो अटेंशन सीकिंग के लिए ना। खामोशी से बैठा है, ओ यार उन्होंने पूछो कला बैठा हुआ, उन्होंने अंदर ले आओ, गलबात नहीं कर रहा, उन्होंने तवज्जो दियो है, नहीं कुछ नहीं होंदा, नहीं इन्हों अंदर ले, तो अटेंशन सीकिंग हो रही होती है। सिंपल ऑटोगाइनीफिलिया, sexual arousal of a natal male associated with the idea of image or being a woman। सिर्फ ये सोच के कि मेरे सामने औरत है, उसका सेक्सुअल अराउजल होता है, ऑटोगाइनीफिलिया, ठीक है। इमेजिन कर करके, ये ज्यादातर उनमें होते हैं जिनमें मैस्टरबेशन होते हैं, जिसमें जो है ना वो पोर्न मूवीज बहुत देखते हैं, वो पोर्न मूवीज देख देख के उनकी आइडिया और इमेज ही वैसे बन जाते हैं। वो तख्लीक में ही औरत बना लेते हैं, तख्लीक में ही औरत का जिस्म भी देख लेते हैं, तख्लीक में औरत के जिस्म के साथ जो भी करना होता है उनका तख्लीक में ही सारा कुछ हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल, ऐसा सेक्सुअल अराउजल ऐसे मेल्स का जो के इमेजेस को सोच के ही हो जाता है, ठीक है। अवॉइडेंस द एक्ट ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल ठीक, अवॉइड करना है हमने, ठीक है। और किसी एक सर्कमस्टांसेस को वो स्ट्रेस रिलेटेड हो तो उसको हमने अवॉइड करना है, फेस नहीं करना, भागना उससे। और ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बहुत आम है, और ये है अवॉइडेंस जो है वो ज्यादातर लो कॉन्फिडेंस के पीपल के साथ होता है, ठीक है। सोशल फोबियाज में बहुत होता है, वो एंजाइटी की सिचुएशन को फेस नहीं करते, वो फेस नहीं करते, और वो कहते हैं कि किसी तरह हम यहाँ से जो है ना वो दूर भाग जाए, यही हल है, एक यही हल है कि इन चीजों से हम दूर भाग जाए, फिर से बचने के लिए, ठीक। और टेंडेंसी टू circumvent cues, activities and situations that remind the individual of a stressful event experienced। तो वो पेशेंट कहता है कि अब ना मैंने सोचा है कि मैंने ना, मतलब मुझे एक लड़की ने धोखा दिया, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होता है, और मैंने सोचा है मैंने किसी लड़की से भी बात नहीं किया करनी है, अवॉइडेंस शुरू हो गई। एवोल्यूशन, an ability to initiate and persistent in goal directed activities, एक ऐसी इनएबिलिटी जो कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज को कर ही नहीं सकती, क्या समझ आई? मतलब मोटिवेशन वगैरह नहीं होगी, मोटिवेशन भी नहीं होती, और कोई वो अपना ना कोई एक हम अपना एक टारगेट रख के सेट करके उसको शुरू नहीं कर सकते, डरते हैं इस बारे में, हम कैसे शुरू करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तरह तरह के सवाल आते हैं ज़हन में। डिसीजन पावर भी नहीं होती, लेकिन एक इनएबिलिटी है ये एक तरह की, यानी कि बंदे के अंदर एबिलिटी थोड़ी है ही नहीं कि इनिशिएट करे और परसिस्ट रहे। अच्छा, ये ना ज्यादातर में होता है बाइपोलर्स में, ठीक है। बाइपोलर्स जो होते हैं ना उनके अंदर एवोल्यूशन होती है, क्योंकि वो एक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी को ना परसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर सकते, वो शुरू करते हैं, वो कहते हैं जी ढेर सारी पहले ना मोटिवेशन चाहिए इस चीज के लिए, करना है तो वो एक जुमला नहीं है, करना है तो चंगी तरह करो, नहीं करना है तो छाड़ दो,
ये नहीं ठीक। करना है तो फिर चंगी तरह करो। तो इस जुमले को लेके ना लोग बड़े जी इंस्पायर होते हैं, करना है तो चंगी तरह करो, नहीं तो वो जो चंगी तरह करने वाला काम होता है ना वो नहीं होता, वो कोई कर सकता है, या किस्मत से हो सकता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो फिर आप नाकामी का सामना आपको हो तो जी हो ही नहीं रहा तो छोड़ो फिर, ठीक है ना। तो इनएबिलिटी है ऐसे लोगों में, बाइपोलर में, वो ना टारगेट्स बड़े बड़े रख लेते हैं और जब उनको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है ना परसिस्टेंटली, यानी कि लगातार, फिर वो नहीं कर पाते। यहाँ तक कि वो सेशंस नहीं लगातार लेते, उनको ये काम मुश्किल लगता है। तो ये हमारे साथ भी बड़े मसले हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो तरह तरह के पेशेंट्स हैं जो इसलिए ठीक नहीं होते जल्दी। बेरीवमेंट, ये वो स्टेट है जब किसी के डेथ की वजह से ऐसी स्टेट आ जाए कि वन हैज हैड टू अ क्लोज रिलेशनशिप, उसका बिल्कुल क्लोज हो, मदर, फादर, स्पाउस, चिल्ड्रन, ठीक है। दिस स्टेट इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ ग्रीफ एंड मोर्निंग रिस्पॉन्स। तो उसकी एक मुकम्मल एक रेंज है बेरीवमेंट की, कि जिससे कि वो बिल्कुल उदास हो जाएगा। बायोलॉजिकल रिदम्स, सिरकाडियन रिदम्स, ये वही सिरकाडियन रिदम है जो कि हमारे जिस्म में केमिकल्स मौजूद हैं, जिनके सुबह शाम के टाइमिंग्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे मेलेटोनिन है जो कि रात को 8-9 बजे रिलीज होता है, लाइट ऑफ होती है तो वो रिलीज होता है। सेलुजनेस, लैक ऑफ कंसर्न फॉर फीलिंग और प्रॉब्लम्स फॉर ऑफ अदर्स। क्या बात है, पहले उसने पढ़ा था ये। वो एम्पथी, लैक ऑफ एम्पथी होती है ना, तो उसको सेलुलनेस भी कहते हैं, एंटीपैथी भी कहते हैं, लैक ऑफ एम्पथी भी कहते हैं, एम्पथी भी कहते हैं, और सेलुजनेस भी कहते हैं। सेलुजनेस, गिल्ट, लैक ऑफ गिल्ट, यानी शर्मिंदगी तो होती ही नहीं ना, अबाउट द नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन सिचुएशन ऑन अदर, कि मेरी वजह से ये मैंने किसी को नुकसान पहुंचा दिया है, तो उसको कोई शर्मिंदगी होती ही नहीं है। नॉर्मल लोगों में भी होती है वो तो प्रॉब्लम होता है ना उनको, वो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो ज़ाहिरन नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। अपनी गलती को तस्लीम करना और अपनी वजह से किए हुए नुकसान को सॉरी करना नॉर्मल बात है। उनको बचपन से उसकी ट्रेनिंग खराब होती है, वो अपनी चीजों को नहीं समझते, वो अपनी गलती नहीं मानते। सेलुजनेस इज अ फेसेट ऑफ द ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट्स टू मीटिंग एंटागोनिज्म। देखा वही आ गया ना फिर से, काफी ट्रेड्स। एंटागोनिज्म में, एंटागोनिज्म जो है ना वो जाता है नार्सिसिस्ट में भी जाता है, बाइपोलर में भी जाता है, ग्रैंडियोसिटी के जितने भी है ना एंटी सीकिंग के, क्रिमिनोलॉजी में भी आ जाता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो हमारे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो गुनाह करते हुए कहते हैं क्या हो गया, यही किया है ना, वो है, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो पेशेंट कहता था वो जो उसने बेशक के जो उसने किया, मैं नहीं कह रही उसने सही किया, उसने अपनी बीवी को उसके आशना के साथ पकड़ लिया और दोनों को मार दिया बकौल उसके। अब क्या कहानी थी क्या नहीं थी, लेकिन उसने जो है ना वो कत्ल किया था, 2 कत्ल किए थे। तो उसने कहा मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने सही किया जो किया, इनको मारना ही चाहिए था, इनको मैंने जिंदा नहीं छोड़ना था। तो हम इस दुनिया में अपने हिसाब किताब हम यही करके जाना चाहते हैं ना, हम अल्लाह पे तो छोड़ते ही नहीं है, हम अल्लाह पे छोड़ते ही नहीं। हम कहते हैं कि हमने जो किया हमने सही किया, बिल्कुल। समझ आई? अब कोई क्वेश्चन हो तो क्या करें आप मुझसे। तो उसको अपनी गलती का एहसास ही ना हो, उसको सेलुजनेस कहते हैं। कैटालेप्सी, पैसिव इंडक्शन ऑफ अ पोस्चर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। अच्छा, ये ना कंपेयर विद आ वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, ये वो ट्रेट है, ये वो सिम्टम है जो ज्यादातर साइकोटिक डिसऑर्डर में होता है, जिसमें पेशेंट का जो गेस्चर है ना वो ग्रेविटी की अगेंस्ट। आपने वो ड्रामा नहीं देखा, मैंने आपसे कहा था, देखा है? उसमें आप नोट करोगे को पेशेंट ना ऐसे करके ना बाजू ऊपर रख के ऐसे छोड़ देंगे, अक्सर वो ऐसे कर रहे हैं। तो वो ड्रामा, कोशिश तो वो कर रहे हैं नकल उतारने की, लेकिन जो हमारा स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है, साइकोटिक फीचर्स के साथ पेशेंट्स होते हैं, वो ना ग्रेविटी से अंगेंस्ट चीजों को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है?
या इस तरह की वो अपनी शक्ल जिस्म बनाते हैं, पोस्चर बनाते हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। और ये कंपेयर उसने कहा कि ये उससे कंपेयर हम कर सकते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि उनके बाजू जिस्म खुद ब खुद इधर उधर मुड़ मुड़ जाते हैं, यानी कि उनका कंट्रोल नहीं होता उनके ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ जाती है क्योंकि उनका ब्रेन उनको काबू नहीं ना कर रहा होता। ऑड पोस्चर्स हो जाते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट होते हैं ज्यादातर, यानी कि एक तो होता है ना ये पोस्चर ऐसे करके, ठीक है, तो वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो सिरकाडियन रिदम वो ऐसा साइकिल वेरिएशन है फिजियोलॉजी का जो बायोकेमिकल फंक्शंस हैं और उनके लेवल हैं टू ऑफ स्लीप, वीक एक्टिविटी एंड इमोशनल स्टेट। ये हमारी 3-4 चीजों में, सोने जागने में भी सिरकाडियन रिदम काम आता है, जो कि अल्लाह ने एक सेट साइकिल रखा हुआ है हमारे जिस्म के अंदर। और इसके अलावा इमोशनल स्टेट को बैलेंस करने में। अच्छा, ये कहा जाता है मैं बड़ा जज्बाती हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। इमोशनल स्टेट बरकरार रखना, बैलेंस रखना एक नॉर्मल चीज है। तो उसको आपके जो सिरकाडियन रिदम के जो साइकिल्स हैं वो उसके केमिकल फंक्शंस जो हैं, बायोकेमिकल फंक्शंस वो उनको बैलेंस रखते हैं। और ये जो सिरकाडियन रिदम है ये इसका साइकिल 24 आवर्स का होता है। और अल्ट्रेडियन रिदम्स हैव अ साइकिल दैट इज शॉर्टर देन 1 डे एंड इंफ्रेडियन रिदम हैव अ साइकिल ऑफ लास्ट 2 वीक्स और मंथ्स। इसी साइकिल की 2-3 किस्में हैं, जो एक दिन पे मबनी है और दूसरा एक हफ्ते तक भी चल सकता है। और उसमें आ जाती है इमोशनल साइकिल, जिसमें कि आपकी अगर साइकिल खराब हो जाए तो वो कहते हैं ना कि बाइपोलर वाले पेशेंट को एपिसोड आ गई है ना, तो वो उसका साइकिल चेंज हो रहा होता है। या कॉज कुछ भी हो सकता है, मौसम, इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसका फिर साइकिल चेंज हो जाता है। जिस मिसाल के तौर पे जब एक नॉर्मल इंसान भी जब यहाँ से उठ के अमेरिका चला जाएगा तो यहाँ दिन था, वहां जाएगा वो फिर दिन होगा वहां पे, तो उसके वो प्रॉब्लम्स बनते हैं ब्रेन फंक्शंस में, मतलब उसकी इसका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। फिर 1-2 दिन लगते हैं उसके साइकिल को दुरुस्त होने में। कॉग्निटिव एंड परसेप्चुअल डिसरेगुलेशन, ऑड और अनयूजुअल थॉट प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग डीपर्सनलाइजेशन। अच्छा, जितनी डिटेल से मैं आपको लोगों को ये समझा रही हूँ ना, ये हमारे सिम्टम्स और टेक्निकल टर्म्स, इतनी ही दफा मैंने सबको समझाया। कोशिश मेरी ये होती है कि मैं कोई चीज भी छोड़ू ना, क्योंकि असल चीज जो है ना वो आपकी ग्रिपिंग है अपने सब्जेक्ट पे। जितनी अच्छी आपकी ग्रिपिंग होगी उतना अच्छा आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि बस हम एक्सपीरियंस की बेस पे बस पेशेंट हम देखते रहें और ये हमें पता चल जाए, लेकिन अगर आपको इन चीजों का ही नहीं अगर पता तो आप पेशेंट को सही से डायग्नोज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो वक्त बेशक ज्यादा लगे, लेकिन हमने एक एक चीज को पढ़ के आगे जाना है। अच्छा, ये क्या होता है कॉग्निटिव व परसेप्चुअल डिसरेगुलेशन, आपको पता है? इसमें जो हम परसीव कर रहे होते हैं चीजों को, उसकी डिस्टेबुलेशन होती है ना, तो जिसकी वजह से डिसोसिएशन हो जाती है, रीरियलाइजेशन हो जाती है, हमें पता नहीं लगता कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या नहीं है, या हमें ड्रीम। बिल्कुल, जैसे अब इसने यहाँ लिखा हुआ मिक्स्ड स्लीप वेक स्टेट एक्सपीरियंसेस, यानी कि मिक्स्ड होती है, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा, मैं हूं कहाँ पे क्या, तो वो सिर्फ माइंड बॉडी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ होता है। और कॉग्निशन खराब हुई होती है, परसेप्चुअल रेगुलेशन खराब हुई होती है। और ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेट लाइक साइकोटिज्म, ये उसी में आ जाता है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में आ जाता है, सब में, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें डिसरेगुलेशन हो जाती है, दिखाई देने वाली, महसूस करने वाली चीजों में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है।